नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं ख़ास मुलाकात में जनाब मोहम्मद मुमताज़ साहब, जो कि समाजी खिदमतगार हैं और समाज से ज़मीनी सतह से जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं आने वाले 2024 के इलेक्शन को लेकर कि किस तरह से मुल्क में जो हालात हैं इसको लेकर आने वाले 2024 में किस तरह से मुल्क के हालात को बेहतर बनाया जा सके। मोहम्मद मुमताज़ साहब, द लोकल जर्नलिस्ट में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। सर, क्या कहना चाहेंगे आने वाले 2024 के इलेक्शन को लेकर? क्या लाएअमल होना चाहिए पार्टियों का जिससे कि मुल्क में एक मुस्तहकम और अमन सुकून वाली सरकार कायम हो सके? अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उस सिलसिले में मुझे एक शेर याद आता है, रुलाता है तेरा नज़ारा ए हिंदुस्तान मुझको, रुलाता है तेरा नज़ारा ए हिंदुस्तान मुझको, कि इबरत खेज़ है तेरा फसाना सब फसानों में। और मैं ये बावर कराना चाहता हूँ अपने देशवासियों को, वतन की फ़िक्र कर नादा, वतन की फ़िक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। 2024 की हिकमत अमली अभी तक तो कोई नज़र नहीं आ रही है। हर कोई गैर बीजेपी जितनी सियासी पार्टियां हैं सब अपने अपने तौर से अपना राग अलाप रही हैं। अभी पिछले दिनों एक वाक़या गुजरा बिहार में। नीतीश कुमार जी 18 साल बीजेपी के साथ सोबत करने के बाद वो वहाँ से अलग हुए हैं और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर हुकूमत बनाए। वो भी कोशिश कर रहे हैं अपने तौर से, लेकिन नीतीश कुमार पर कितना भरोसा किया जा सकता है, ये एक सवाल है। और 2024 की हिकमत अमली ये होनी चाहिए, माजी के गलतियों को हम ना दोहराएं तो बेहतर है। आज हिंदुस्तान में एक गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी एक महाज की जरूरत है। हम अपने वज़ीर आला ममता बनर्जी जी से अपील करता हूं कि वो एक गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी महाज तैयार करें जिसमें वो अपने हम ख्याल पार्टी और हम मिजाज पार्टियों को शामिल करके साथ लेकर वो एक तीसरा महाज बनाएं। चाहे वो उसमें पार्टियों की तादाद कम ही हो, 5 पार्टी हो, 6 पार्टी हो, 7 पार्टी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम ख्याल और हम मिजाज ना हो उनको साथ न रखें तो बेहतर है। ये वक्त की अहम ज़रूरत है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2019 में ममता बनर्जी ने ये नारा दिया था 2019 बीजेपी फिनिश, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने हत्तुल मकदूर कोशिश की। 19 जनवरी को इसी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा की और जिसमें तकरीबन 23 सियासी पार्टियों को एक स्टेज पर ला खड़ा की थी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वो 23 पार्टी एक स्टेज पर खड़ी हुई, कांधा से कांधा तो मिला, लेकिन इन लोगों के दिल से दिल नहीं मिले थे। मीटिंग ख़त्म होने के बाद स्टॉलिन अपने चेन्नई जाकर कहते हैं कि राहुल गांधी मौजूद शख्सियत है वज़ीर आज़म बनने के लिए। देवेगौड़ा ने अलग ऐलान कर दिया कि चंद्रबाबू नायडू वज़ीर आज़म के लिए बहुत मौजूद शख्सियत है। और यहाँ तो बंगाल में बहुत सारे MP MLA तो कह ही रहे थे कि ममता बनर्जी ही बेहतरीन है। सवाल यह है कि सब बिखर गए स्टेज से, यहाँ से जाने के बाद सब लोग बिखर गए, अपने अपने तौर से काम करने लगे। लेकिन वो जो 19 जनवरी को 2019 को जो सभा हुई थी, 19 जनवरी
कि सभा से ये बीजेपी वाले बहुत घबरा गए थे, जबकि अपोजिशन में अंदर कोई इत्तेहाद पैदा हुआ था नहीं दिल से, लेकिन फिर भी वो लोग डर गए थे। शायद आप लोग अगर 2019 का जो 19 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी का ओपिनियन पोल अगर देखेंगे सभी चैनल का ओपिनियन पोल अगर देख लेंगे तो उस वक्त तक ओपिनियन पोल बता रहा था कि बीजेपी हार रही है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में ओपिनियन पोल ये था कि बीजेपी 20 से ज़्यादा सीट नहीं ला पाएगी, लेकिन नतीजा क्या निकला? 73 सीट लिया है। इस घबराहट में जब इन लोगों को एहसास हो गया बीजेपी वालों को कि हम लोग इलेक्शन हार रहे हैं, तो उन्होंने गंदी चाल चली। गंदी चाल ये चली कि 40 जवान को, हमारे 40 जवान को शहीद करके उनकी लाशों पर इन लोगों ने हुकूमत बनाई। उसके बाद एक दिखावा का बागलकोट का मामला कर दिया गया, और ये मामलात करने के बाद झूठा देशभक्ति का राग अलापने लगे। इस तरह से पूरा हिंदुस्तान को जो है ना, हिंदुस्तान की जनता को जो है ना उलट फेर कर दिया इन लोगों ने। इसको जहन में रखते हुए 2024 का लाहिया अमल तैयार करना चाहिए। एक सवाल होगा मोहम्मद मुमताज़ साहब आपसे कि सर, जिस तरह से ममता बनर्जी ये की ये कोशिश, अभी आपने कहा कि 2019 में उन्होंने की, उसके बाद भी 12 उसकी कोशिश रही है ममता बनर्जी की कि तमाम पार्टियों को एक साथ लाएं। क्या वजह है कि पार्टियों के अपोजिशन के अंदर एक इत्तेहाद नहीं दिख रहा है सर? क्या कहना चाहेंगे? सब अपना अपना वजूद, अपने अपने वजूद की फिक्र कर रहे हैं, देश की फिक्र नहीं कर रहे कोई, जबकि सियासत और वजूद से बालातर होकर पूरे देश के, पूरे भारत के बारे में सोचना चाहिए। मुमताज़ साहब, एक सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है। क्या लग रहा है सर, कांग्रेस पार्टी आज देखा जाए तो 0 से कुछ ऊपर है, जितनी बड़ी पार्टी रह चुकी है कहा जाए तो बेजा ना होगा। आज जो भारत जोड़ो आंदोलन को लेकर, एक भारत छोड़ो आंदोलन था, एक भारत जोड़ो आंदोलन को लेकर जो कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में काम कर रही है, क्या लगता है सर कांग्रेस को कितनी मजबूती मिल सकती है सर? क्योंकि आप एक तजुर्बाकार जहन रखते हैं सियासत में, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, यकीनी बात है इंडियन नेशनल कांग्रेस के झंडे तले आज़ादी हासिल की गई, और आज़ादी के बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ही हुकूमत पर काबिज रही। लेकिन इन लोगों ने अपना नज़रिया बदल लिया था। मैं खुलेआम कहता हूँ कि आज जो हालात पैदा हुई है, यहाँ जो मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई है, ये सब कांग्रेस की देन है। अगर बात दूसरी तरफ घूम जाएगी, इन्होंने दोगली पॉलिसी अख्तियार किया है। बीजेपी कट्टर हिंदुत्व है, कांग्रेस नरम हिंदुत्व थी। ये मेरा अपना तजुर्बा है, क्योंकि मुझे आज भी याद है गालिबन 80s में जम्मू के एक इजलास में, खुले इजलास में इंदिरा गांधी ने कहा था कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। क्या मतलब था इसका? बहुत सारा बिगाड़ कांग्रेस का पैदा किया हुआ है। आज जो हिंदुस्तान के 41 का अवाम जो भुगत रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। ये जो बीजेपी इतनी काफ़ी तादाद में आई है, ये कांग्रेस की कमजोरी की वजह से आई है। सर, यहाँ मैं ये पूछना चाहेंगे सर, ये जो अभी सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी को पार्टी सदर बनाने की कोशिश की जा रही थी, और कांग्रेस में देखा गया कि खुद ही डाइवर्सन देखा जा रहा है कि इख्तिलाफ है, इनमें इत्तेहाद नहीं है। तो आज जो सर भारत जोड़ो आंदोलन यात्रा निकाला जा रहा है सर, इससे क्या लगता है कि कांग्रेस मजबूत होगी और आने वाले दिनों में अपोजिशन को साथ लेकर चल सकेगी, या ममता बनर्जी और राहुल के आंदोलन में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है सर? ये बताएं मुमताज़ साहब आप। देखिए, ममता बनर्जी का जो आंदोलन होता है ना, वो नेचुरल होता है, और राहुल गांधी का जो आंदोलन चल रहा है भारत जोड़ो, ये एकदम आर्टिफिशियल है। आम तौर से समझ में आता है आर्टिफिशियल है। और मैं तो इसीलिए कह रहा था ना मैं आपको कि ममता बनर्जी को चाहिए कि गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसी महाज तैयार करें।
कांग्रेस को शामिल करने से काम बिगड़ जाएगा, मामला एकदम बिगड़ जाएगा। आप इलेक्शन के बाद आप देखिए ना, 300 सीट तो बहुत आराम से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को लें, तेजस्वी यादव को बिहार से लें, बंगाल तो खुद ही है, झारखंड में हेमंत सोरेन है, अगर चाहे तो नवीन पटनायक को भी शामिल कीजिए। केजरीवाल के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, वो जरा सा दूसरे मिजाज के हैं। वो अन्ना हजारे के तरबियत याफ्ता है ना, अन्ना हजारे के उंगली पकड़ करके वो आए हैं, कुछ जदोजहद नहीं किए हैं वो अन्ना हजारे। ममता बनर्जी जदोजहद किए हैं, केजरीवाल मतलब जदोजहद नहीं किया, बिना जदोजहद के आया वो, और उनको ले लीजिए। लेकिन मायावती से दूर रहें ममता बनर्जी, मायावती से दूर रहें। मायावती कभी नहीं चाहेगी ममता बनर्जी को कुछ। सर मेरा फिर सवाल होगा आपको एक टर्निंग पॉइंट की तरफ। राहुल गांधी का जो यात्रा है सर, भारत जोड़ो, तो कहीं ना कहीं एक कांग्रेसी को पैगाम दे रहा है, इससे क्या देश को मजबूती मिलेगी सर? नहीं मिल सकती। इन लोगों का आंदोलन कोई कामयाब नहीं होगा। और उनके पुराने लोग जो है 23 आदमी का जो ग्रुप है, उन लोग जो पुराने जो मंझे हुए हैं, जो तजुर्बाकार हैं, उन लोगों को तो अहमियत नहीं दी जा रही है। गुलाम नबी आज़ाद जैसी शख्सियत आज कांग्रेस को छोड़ के बायफ्ता बेसिक मेंबरशिप छोड़कर चले गए, ये कोई छोटी मोटी बात है क्या? आनंद शर्मा चले गए, बाकी अब कपिल सिब्बल चले गए, ये लोग तो माहिर हैं सियासत के। और गुलाम नबी आज़ाद ने जो कांग्रेस को खिदमत किया है, उसका सिला क्या कोई मतलब राज्यसभा का मेंबर, लोकसभा का मेंबर या वोट दे करके उसका सिला उसको मिल गया? बहुत सारे लोग गुलाम नबी आज़ाद को आलोचना कर रहे हैं, उनके तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि गुलाम नबी आज़ाद ने बिल्कुल सही फैसला किया है। बहुत सारे लोगों को देखा गुलाम नबी आज़ाद पर कीचड़ उछाल रहे हैं, लेकिन मैं गुलाम नबी आज़ाद के साथ हूं। उन्होंने जो फैसला दिया, कांग्रेस का बेसिक मेंबरशिप छोड़कर अलग हुए, बिल्कुल दोगली पॉलिसी नहीं है उनके पास। गुलाम नबी आज़ाद दोगले आदमी नहीं है, वो जो है वो बिल्कुल कांग्रेस के थे, कांग्रेस के वफादार थे। जिस तरह से ममता बनर्जी 2021 में बंगाल में एक मजबूत सरकार बनाने में कामयाब रही है, और उसके बाद जिस तरह से महाराष्ट्र में देखा गया है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर सरकार बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी 2024 में देखा लग सकता है कि एक गवर्नमेंट को पूरी टक्कर दे रही बीजेपी। बिल्कुल, मैंने कहा कि अगर वो अपना लाहिया अमल तैयार इस तरह से अलग अलग नहीं हो गए, एक महाज बनाना होगा, एक तीसरा महाज की ज़रूरत है। आप तीसरा महाज जो है ना, 350 सीट उनके तीसरे महाज में 350 सीट में अगर लड़ेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला इन लोगों को कामयाबी मिलेगी। समझे? एक देखा गया है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस और शिवसेना की गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से डिसबैलेंस किया गया, सरकार ख़त्म कर दी गई, फिर बीजेपी के साथ मिलकर के सिंधे ग्रुप को तोड़ करके लाया गया, तो क्या ये दूसरे स्टेट में भी ये लोग इसी तरह का हरकत अपनाएंगे? नहीं, मेरा अपना सोच है, वो जो शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी का जो अलायंस था ना, वो अननेचुरल अलायंस था। मतलब ये होना ही था, जो हुआ है ना, ये तो होना ही था। ये पहले से हम लोग को अंदाजा था कि महाराष्ट्र की हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं, उद्धव ठाकरे की हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। ये अननेचुरल कोई चीज़ होता है तो उसका यही अंजाम होता है। अच्छा, एक चीज़ देखा गया है कि जिस तरह से जोड़ तोड़ का बाजार गर्म है अभी, कोई भी पार्टी को जोड़ना तोड़ना बहुत आसान हो गया है इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाने में। अभी देखा गया कि झारखंड में भी इसी तरह का खेल कुछ रचा गया, तो क्या कहना चाहेंगे सर, ये किस तरफ टर्निंग पॉइंट ले जा रहा 2024 के इलेक्शन को देखते हुए? मोहम्मद मुमताज़ साहब, 2024 सुनिए, बहुत अगर ये लोग आपस में मिले नहीं ना, तो बहुत भयानक अंजाम होने वाला है, बहुत ही भयानक। हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाला है। अगर 2024 में बीजेपी हुकूमत में आ गई तो फिर मुल्क का नक्शा ही बदल जाएगा एकदम, और अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। और जो इन लोग का जो पॉलिसी है अमीर को और अमीर करने का, वो पॉलिसी में 80% लोग कुचल जाएंगे एकदम। अच्छा, एक चीज़ ये देखा गया है यहाँ पर कि बिहार में जो कुछ हुआ अभी कुछ दिन कबल, एक अलग पहचान बनाने की कोशिश नीतीश कुमार और अपोजिशन ने की है, जिसमें आरजेडी है, जेडीयू है, और भी जो दूसरे पार्टी है बीजेपी को छोड़कर बिहार में
एक क्या लग रहा है सर कि एक नई दिशा देने की कोशिश है इंडिया को नहीं, वो जो गैर बीजेपी सरकार बनाने के लिए? देखिए, नीतीश कुमार जो है बहुत मंझे हुए सियासतदान हैं। वो वक्त के साथ पाला बदलते हैं। वो वक्त के साथ वो कोशिश कर रहे हैं। अभी चंद्रशेखर राव जी से बात हुई थी उनकी, तो उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा करना मुश्किल है। इसलिए हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी आगे आएंगी, वो आएंगी, लेकिन पुरानी गलतियों को ना दोहराएं। इसलिए कि जो बीजेपी का जो नफरत का जो सियासत चल रहा है ना, कम से कम हिंदुस्तान की धरती, ये सूफी संतों ऋषि मुनियों की धरती में नफरत का कोई गुंजाइश नहीं होगा। ममता साहब एक चीज़ देखा गया है कि 2019 के बाद 21 के बाद ममता बनर्जी को कहा जा रहा है कि पीएम की रेस में सबसे अच्छी कैंडिडेट हैं। फिर उसके बाद देखा गया कि नीतीश कुमार को कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा है। लोगों का जहन है हिंदुस्तान में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है चल रहा है, इसके बाद देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया जा रहा है। तो क्या लगता है सर, ये तीनों में कौन आपको स्टेबिलिटी पीएम का पोस्ट का कैंडिडेट दिख रहा है सर आपको? सवाल ये है कि देखिए, आप केजरीवाल को आप बता दिया, केजरीवाल के बारे में बता दिया कि बिना जद्दोजहद किए वो उन्होंने आया। नीतीश कुमार शुरू से थे, ठीक है, उम्र दराज हैं, तजुर्बाकार हैं और सियासत का जोड़ तोड़ वो अच्छी तरह जानते हैं। और सबसे बड़ा अफसोस का बात है ना कि वो बीजेपी के साथ 18 साल घर कर लिया है। तो कभी भी जिस तरह से एक मरतबा लालू यादव के साथ हुकूमत बनाए थे, फिर अचानक वो लालू यादव को झड़क करके चले गए बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाए, तो ऐसे लोगों पर किस तरह भरोसा किया जा सकता है? जबकि ममता बनर्जी का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। ममता बनर्जी का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ममता बनर्जी ही वही शख्सियत हैं जो सभी जो अपोजिशन पार्टियां बनेगी, मुत्तहद होंगी, उनको साथ लेकर वो चलने की सलाहियत उनके अंदर पूरी तौर से भरी हुई है। अभी देखा गया है कि ममता बनर्जी जिस तरह से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में काम कर रही थी, अभी देखा गया कि स्टेलिन के साथ जिस तरह से काम कर रही है, साउथ में भी एक उनका पूरा असर है। देखा जाए एक तरह से पूरे हिंदुस्तान में एक मजबूत पिलर की हैसियत से देखी जा रही ममता बनर्जी एज ए कैंडिडेट, एज ए स्ट्रगलर पीएम पोस्ट के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे बीजेपी को हराने के लिए? और अगर अपोजिशन पार्टियाँ जुड़ती हैं तो कितना चैलेंजिंग जॉब होगा इनके लिए? नहीं, मैं तो शुरू कब कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी को चाहिए, मेरी बात पर गौर कीजिए, कि गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी महाज की ज़रूरत है, जिसमें अखिलेश यादव है पहले नंबर पर, तेजस्वी यादव हैं, ये हेमंत सोरेन है, चंद्रशेखर राव हैं, केसीआर हैं, और भी बहुत, नवीन पटनायक को साथ ले सकते हैं, समझे? इस तरह की कई पार्टियों को अगर मिलाएंगे ना आप, तो आपको 350 सीट आपको आराम से नज़र आता है। 350 सीट, और इस 350 सीट में अगर रिजल्ट करेंगी 75% रिजल्ट करेंगी तो हुकूमत बन सकता है। गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी हुकूमत बन सकता है, लेकिन इसके लिए वो जो हिम्मत है, वो हिम्मत तो ममता बनर्जी के अंदर है। अच्छा, एक चीज़ देखा गया मुमताज़ साहब की कुछ दिनों पर भी देखा गया कि नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी की वर्कर्स मीटिंग, साथ एमपी, एमएलए, काउंसलर्स और तमाम ही फ्रॉम बॉटम टॉप टू बॉटम देखा गया है। तो क्या लगता है सर, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी 2024 के इलेक्शन को? 2024 के इलेक्शन के लिए अभी बहुत जल्द पंचायत का इलेक्शन होने वाला है, और पंचायत का जो इलेक्शन होता है या कॉरपोरेशन का या म्यूनसिपैलिटी का जो इलेक्शन होता है, तो ये ज़मीनी सतह का इलेक्शन है। तो ज़मीनी सतह जब तक मजबूत नहीं होगी, इमारत मजबूत तामीर नहीं होगी। तो अभी इस वक्त जो है ममता बनर्जी अपनी ज़मीनी सतह को मजबूत कर रहे हैं। पंचायती चुनाव जो होता है वो ज़मीनी सतह है, वो तो अपनी ज़मीनी सतह को वो मजबूत कर रही है ताकि इमारत, मतलब मजबूत इमारत तामीर हो आने वाले वक्त में। अभी देखा गया है कि जिस तरह से बंगाल में पिछले दिनों एक दौर चला था कि टीएमसी से बीजेपी की तरफ लोगों का बहाव था 2021 में, फिर बीजेपी से बहुत सारे लोग टीएमसी में आए। और अभी देखा गया है कि जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को लेकर
देखा जा रहा है सीबीआई ईडी वगैरह जो ये सब चल रहा है, तो क्या लगता है कि अभी में ये भी खबरें सुनने को मिल रही थी कि मुमकिन है कि आने वाले दिनों में बंगाल की गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या पॉलिटिकल नजरिया है इतना आपका? आसान नहीं है बंगाल की गवर्नमेंट को टॉपल करना, इतना आसान नहीं है तो जनाब। इसका कितना असर देख सकते हैं 2024 के इलेक्शन में? 2024 में पूरे कम से कम तो बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का पकड़ अभी पूरा है। बंगाल में ममता बनर्जी को हिलाने वाला अभी कोई नहीं है, बीजेपी भी नहीं। बीजेपी जो 2021 में जरा पूरा एकदम मशीनरीज एकदम जो ताकत झोंका था, दूसरे ममता बनर्जी की जगह कोई और होता ना तो बह के निकल जाता, लेकिन वो ममता बनर्जी थी, खातून आहान की तरह डटी रही और मुकाबला की और मुंह तोड़ जवाब दी और पहले से ज़्यादा सीट लाकर दिखा दी उनको। उनका जितना भी ताकत था कोई काम नहीं आया यहाँ पर, जितना भी हरकत था, जितना भी खुराफात था उन लोगों का, बहुत तरह से हरकत की उन लोग 2021 में, लेकिन ममता बनर्जी को जेर नहीं कर सके वो लोग। और इस तरह से अगर वो हिंदुस्तान की क़यादत करती हैं, अपोजिशन की क़यादत करती हैं, तो यही एक शख्सियत है जो लोहा ले सकती हैं बीजेपी से। बीजेपी से लोहा ले दूसरे लोगों पर हमको इतना उम्मीद नहीं है जितना ममता बनर्जी पर उम्मीद है। क्या लगता है त्रिपुरा में, हिमाचल में, मध्य प्रदेश में जिस तरह से देखा गया बीच में ममता बनर्जी का एक रुझान था, अभिषेक बनर्जी का एक रुझान था, अभिषेक बनर्जी चूँकि ममता बनर्जी की लीडरशिप में हैं, तो उस दूसरे स्टेट में भी जिस तरह से टीएमसी का एक जोर शोर देखा जा रहा था बंगाल के इलेक्शन के बाद, तो कोई बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा दूसरे स्टेट्स में आने वाले 2024 के इलेक्शन में? नहीं, ऐसा तो अभी तक नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि ममता बनर्जी अखिलेश यादव से कहकर उत्तर प्रदेश में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। कम से कम अखिलेश यादव से 5 सीट का मुतालबा करे वो। उत्तर प्रदेश में मिनिमम बता रहे 5 सीट उत्तर प्रदेश में इनको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना होगा। तेजस्वी यादव से बोलकर कम से कम 2-3 सीट बिहार में इलेक्शन ममता बनर्जी को लड़ना चाहिए, ताकि वहाँ एहसास, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं लोगों को। ये एक बहुत बड़ी बात कहा है आपने मुमताज़ साहब। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मुमताज़ साहब का 2024 को लेकर जो लाए अमल है, इन्होंने बहुत बेस पॉइंट उठाया है कि अखिलेश यादव से भी कुछ सीट्स की डिमांड करनी चाहिए और बिहार में भी कुछ सीट्स के ममता बनर्जी को अपनी पार्टी के लिए डिमांड करना चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे मुमताज़ साहब 2024 के इलेक्शन के लाए अमल को देखते हुए? मैं इतना कहूँगा कि 2019 में ममता बनर्जी ने कहा था 2019 बीजेपी फिनिश। 2024 के लिए एक नारा दे रहा हूँ, 2024 बीजेपी टाई टाई फिश। 2024 बीजेपी टाई टाई फिश का नारा 2024 का होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, देखिए ये जो मामला है, सबसे बड़ी बात जो है मैं कहना चाहूँगा आपको, बीजेपी यकीनी बात है आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है। ये बात कई बार कह चुका हूँ आपके यहाँ। ये जो बीजेपी जो पार्टी है सरमाएदारों की पार्टी है और इसका सोच जो है सरमाएदाराना है। और नरेंद्र मोदी ऐसा झूठा, बहरूपिया और पाखंडी वज़ीर आज़म आज तक हिंदुस्तान को नहीं मिला। वादा करते हैं 15 लाख रुपया हर नागरिक के अकाउंट में आ जाएगा, इलेक्शन के बाद पूछा जाता है तो सीधा बोलते हैं वो तो एक जुमला है, जुमला है एक तरह का। तो इस तरह से जो इलेक्शन से पहले वादा करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं ये लोग। इससे क्या उम्मीद रखेगा आदमी इस हुकूमत से? सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए पॉलिसी बनाते हैं ये लोग, उसके फ़ायदे के लिए बनाते हैं ये लोग। और गरीब आवाम, कुचले, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, कबायलियों के लिए, आदिवासियों के लिए इन लोगों के पास कोई प्रोग्राम नहीं है बीजेपी वालों के पास। और ये क्यों समझेंगे भाई? ये लोग तो मनुस्मृति लाना चाह रहे हैं। ये लोग तो 2024 में मनुस्मृति वाला कानून लाना चाह रहे हैं। ये लोग जो है कि जिस तरह प्राचीन काल की बात करते हैं ये लोग प्राचीन काल की बात करते हैं, 1000-2000 साल पीछे की बात करते हैं। तो ये जो आज सदियों पहले, सदियों से जो ये शूद्र लोगों पर जो जुल्म हुआ करता था, जो जुल्म करते थे ये मनुस्मृति वाले, जो कट्टरवाद, ब्रह्मवाद लोग जो थे,
तो ये रुकावट पैदा हो रहा है उन लोगों को, ये जुल्म करने का, उन लोगों पर शूद्र, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पर जो जुल्म करने का ये लोग 2024 में अधिकार मांग रहे हैं लोग, ताकि हम आसानी से उन पर अगर ये लोग कोई शूद्र अगर जो है या दलित अगर जो है किसी मंदिर से गुजर गया और मालूम हो गया कि श्लोक सुन लिया है तो उसके कान में शीशा पिला दिया जाता था, वही दौर लाना चाह रहे हैं ये लोग। और कोई अगर कुएं से पानी पी लिया और मालूम हो गया कि इस कुएं से कोई शूद्र पानी पिया है तो उसके मुंह में जलता हुआ कोयला मुंह में डाल दिया जाता था। ये है, देखिए ये लोग अपना जो चाह रहे हैं वो लोग कर रहे हैं अपनी मनमानी, और पूरे ब्यूरोक्रेट्स में जो है आरएसएस के लोग भरे हुए हैं, पूरे ब्यूरोक्रेट्स में आरएसएस के लोग भर दिया है। और दूसरी बात ये बताऊं, ये कोई भी कानून ले आते हैं अभी, मतलब किसी कैबिनेट से मशवरा भी नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी। आप देखिए क्या बोलते हैं, नोटबंदी बिना मशवरा किए हुए अचानक नोटबंदी कर दिया, लॉकडाउन बिना मशवरे किए हुए कर दिया। कल को आप ये सुनेंगे कि ये लोग कहेंगे कि राम मोहन राय ने जो सती प्रवृत्ता को जो बंद किया है लड़ाई करके, ये लोग अचानक ऐलान कर देंगे कि नहीं, हमारे हिंदू धर्म का जो है ये क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म का ये ट्रेडिशन है, हिंदू धर्म का परंपरा है कि हिंदू धर्म में सती होना जरूरी है। कल को ये कानून लागू कर देंगे कि जो शौहर मर गया तो उसकी बीवी को चिता पर जिंदा जलाया जाएगा। और दूसरी बात, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है विधवा विवाह चालू किया था, हिंदू धर्म में विधवा विवाह नहीं था, तो ये लोग बोलेंगे हमारे धर्म को नष्ट कर दिया, प्राचीन काल से विधवा विवाह नहीं होता है, इसलिए विधवा विवाह पर पाबंदी लगा देंगे, कानून ला देंगे ये लोग। तो मुमताज़ साहब, 2024 के लिए आप देश की मुख्तलिफ पार्टियों से क्या अपील करना चाहेंगे और देशवासियों से, 140 करोड़ देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे गैर बीजेपी सरकार की? गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी महाज में बोल रहा हूँ, इलेक्शन जब लड़ना है तो गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी, बहुत सारे लोगों को कांग्रेस से एलर्जी है, बहुत सारी सियासी पार्टियों को, तो कांग्रेस को रखेंगे तो वो भाग जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी महाज बनना चाहिए, क्या आदत कोई भी करे। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए, ठीक है ये हो गया, महाज बन भी गया, लेकिन महाज बन जाने के बाद ही मसला हल नहीं होता है, क्योंकि अवाम को उस महाज पर एतमाद नहीं होता है। उस महाज बनने से एतमाद उन पर नहीं होता है कि ये लोग तो सर फुटबॉल करेंगे। उसके लिए महाज में यकसुई के साथ ये फैसला कर दें कि ये तीसरे महाज का जो वज़ीर आज़म का नुमाइंदा ऐलान कर देना पड़ेगा इलेक्शन से 2 महीना पहले, कि अगर ये तीसरा महाज अगर अक्सरियत में आई तो इसका वज़ीर आज़म यही होगा, ताकि लोगों को भरोसा हो जाए कि वाकई ये जो है पोजीशन मुत्तहद हुई है, लोगों का एतमाद उस पर आएगा। अगर वज़ीर आज़म का ऐलान कर दें तो लोगों का एतमाद बहाल हो जाएगा और इस तरह से हुकूमत बन सकती है। लेकिन अगर वज़ीर आज़म का ऐलान ना करें तो अवाम जो है ना भरोसा नहीं कर पाएगी, और इस तरह से बाद में देखे आपने विश्वनाथ प्रताप सिंह के ज़माने में किस तरह से नौटंकी हुआ था, चंद्रशेखर, देवीलाल और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। इलेक्शन के बाद उस तरह का नौटंकी नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म का ऐलान होना चाहिए कि तीसरे महाज में जो अक्सरियत आवेगा उसमें ये शख्स, ये नेत्री या ये शख्स जो है मेरा नुमाइंदा, ये वज़ीर आज़म यही बनेगा। ऐलान कर देना होगा पहले से। बंगाल में 2024 के इलेक्शन को देखते हुए यहाँ की जो भी पार्टियाँ हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, या जो भी अवाम है यहाँ का, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो एकता देखा गया है पूरे हिंदुस्तान में, बंगाल में, तो बंगाल एक खूबसूरती, एक अमान का माने कि देखा जाए एक मैसेज देता है, सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को। एक खास वजह देखा गया है कि यूनेस्को अवार्ड से बंगाल को नवाजा गया। क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद? अरे बाबा, सामाजिक खिदमत एक ज़माने से कहा जा रहा है इंडिया, बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। ये जो इनकलाब आएगा ना हिंदुस्तान में, ये बंगाल से ही इनकलाब ऊपर उठेगा। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है पूरे हिंदुस्तान में ममता बनर्जी काम करें, लेकिन बंगाल की 1 इंच ज़मीन भी छोड़ना नहीं चाहिए उनको, बंगाल की 1 इंच भी ज़मीन छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात, इन दिनों देखा जा रहा है बंगाल के अंदर कि कुछ सियासी पार्टियां जो है
अक़लियतों को, ख़ुसूसी तौर से मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी के वोट में सींग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ममता बनर्जी होशियार रहें कि जो अक़लियतों का जो वोट है उनको वो बंटने ना पाए और कोई ऐसा काम ना करें, क्योंकि आज जो ममता बनर्जी बंगाल में 2011 में हुकूमत में आई है, बेशक उन्होंने जद्दोजहद किया, बहुत जद्दोजहद किया। उनके तरह जद्दोजहद करने वाला हिंदुस्तान में कोई नेता नेत्री नहीं है। लेकिन जद्दोजहद के साथ वामपंथियों से बहुत सारी गलतियां हुई थी, बहुत सारी गलतियां उन्होंने की थी, जिसके वजह कर ये भी वजह है हुकूमत में आने का। और उन लोगों से और दूसरी बात जो है कि ठीक है, नंदीग्राम, सेंगूर सब कुछ हुआ। सच्चर कमेटी रिपोर्ट भी एक बहुत बड़ी वजह है ये ममता बनर्जी को हुकूमत में लाने के लिए, समझे। रिजवानुर रहमान वाला मामला भी है, लेकिन ठीक है, मेहनत किया आपने, लेकिन अगर वो लोग गलती नहीं करते तो इतनी आसानी से आप नहीं आती हुकूमत में। वामपंथियों से बहुत सारी गलती हुई। जैसे बुद्धादेव भट्टाचार्य एक बार कह दिया कि बॉर्डर एरिया में जितने मदरसे हैं वहाँ दहशतगर्दी की तालीम होती है। बिमन बोस ने कह दिया तस्लीमा नसरीन के मामले में एक बार में, जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना नहीं पढ़े। मुसलमान एकदम बिदक गए, एकदम कम्युनिस्टों से एकदम बिदक गए। ये आदमी हम लोग के लिए अच्छा नहीं सोचता, ये हमारे मजहबी मामलात को ठेस पहुँचाता है। तो इस बात का ममता बनर्जी को ध्यान रखना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी फ़िलहाल एक वाक़या आपका हो रहा है आपका नाखुदा मस्जिद में। नाखुदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक साहब, जिनके बारे में पूरे कलकत्ता में चर्चा है कि उनका ताल्लुकात ममता बनर्जी से बहुत करीबी है और ममता बनर्जी भी उनको अपने बहुत सारे प्रोग्राम में बुलाती हैं। लेकिन इन दिनों इन लोगों ने मस्जिद की तकद्दुस को पामाल कर दिया है, मस्जिद की हुर्मत को पामाल कर दिया है। इस तरह से गाली गुलूज करने वाला कोई शख्स इमाम नहीं हो सकता। अवाम बहुत बिफरा हुआ इनसे। एक मीटिंग हुई थी जिसमें मैं शामिल था। लोग ये कहते हैं कि अरे भाई उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हुकूमत उसके साथ है, इमाम शफीक के साथ, ममता बनर्जी उसके साथ है। तो ममता बनर्जी इस आग से ना खेले। अगर इमाम शफीक साहब का वो तरफदारी अगर करेंगी तो ममता बनर्जी समझिए आग से खेलेंगी। और मैं नाखुदा मस्जिद के मुतवल्लियों से, ट्रस्टियों से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द जो नायब इमाम है, वो इमाम भी नहीं है, मौलाना शफीक साहब नायब इमाम है, अभी तक कोई मुकम्मल इमाम नहीं है वहाँ नाखुदा मस्जिद में। ये भी नायब इमाम है, नूर आलम साहब भी नायब इमाम है। इन लोगों को, इस तरह के लोगों को मस्जिद, इन लोगों को वहाँ से हटाकर मस्जिद को पाक किया जाए। सीएम से क्या कहना चाहेंगे? सीएम से ये कहेंगे कि वो इमाम शफीक साहब की तरफदारी ना करें, क्योंकि देखिए ना आप किस तरह करेंगे। अभी जो है फ़िलहाल जो है काउंसिलर का इलेक्शन हुआ, काउंसिलर का इलेक्शन हुआ, यही इमाम मौलाना शफीक कासमी साहब ने और तृणमूल के ऑफिशियल कैंडिडेट को हराया। तृणमूल के ऑफिशियल कैंडिडेट को हराया। कैंडिडेट को हराने का मकसद ये है कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को डैमेज किया, ममता बनर्जी को डैमेज किया, वो भी सेंट्रल कलकत्ता में 43 वार्ड में। तो असल क्या हुआ ना, इलेक्शन का टाइम 43 वार्ड में लोग कंफ्यूज थे, गलतफहमी का शिकार हो गए। तो जब ये तृणमूल के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ जा रहे थे तो लोगों को समझ में आया कि ये तो ममता बनर्जी के बहुत करीब हैं इमाम साहब, शायद ममता बनर्जी की रजामंदी से ये काम कर रहे हैं, शायद ममता बनर्जी की रजामंदी से इमाम शफीक साहब जो है ऑफिशियल कैंडिडेट को हरा रहे हैं। ये जो है बहुत ही ख़तरनाक खेल है। ये शख्स जो है ममता बनर्जी को डुबा सकता है। लिहाजा ममता बनर्जी को ऐसे शख्स से होशियार रहना चाहिए, ऐसे लोगों की तरफदारी नहीं करनी चाहिए, ऐसे लोगों की हिमायत नहीं करनी चाहिए। और अवाम पूरे बिफरे हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ रोक रही है कि भाई इमाम शफीक से कोई सकेगा नहीं।
क्योंकि इमाम शफीक के साथ हुकूमत है, इमाम शफीक के साथ ममता बनर्जी है, ये चीज़ जो है। लेकिन जब आदमी बाल टूट जाएगा ना, तो ना आवाम हुकूमत देखेगा, ना ममता बनर्जी देखेगा। इसलिए ममता बनर्जी को ऐसे शख्स को मुंह लगाना नहीं चाहिए। ये आदमी मस्जिद के अंदर आप पॉलिटिक्स कीजिएगा जी, मस्जिद के अंदर प्रोमोटर को बुला करके डीलिंग कीजिएगा जी। आप देखिए ना ये शख्स क्या का, आपको याद है 2011 में ममता बनर्जी ने शांतिलाल जैन को टिकट दिया था, तो इसी तृणमूल के एक नेता ने इमाम शफीक से डीलिंग करके ये वावेला मचवाया कि बाबरी मस्जिद को तोड़ने में शांतिलाल जैन गया था, ऐसे शख्स को ममता बनर्जी टिकट दे रही हैं। और वावेला लास्ट टाइम में शांतिलाल जैन को ममता बनर्जी को ड्रॉप करना, ये डीलिंग हुई थी इमाम शफीक से किसी नेता के साथ, वही तृणमूल के नेता के साथ डीलिंग हुई थी। वो डीलिंग की वजह से उन्होंने वावेला मचाया था। तो ये शख्स तो अच्छा। दूसरी बात ये है, मस्जिद में बैठकर आप प्रोमोटर को बैठाकर डीलिंग कीजिएगा। मस्जिद तो आप इमाम है, सिर्फ इमामत कीजिए भाई। इंतजामकार कौन होता है? मस्जिद का इंतजामकार जो होता है मुतवल्लियान होते हैं, ट्रस्टी होते हैं। आप इंतजामकार में आप दखलंदाजी क्यों कर रहे हैं? लिहाजा ये जो मौलाना शफीक साहब है, लोग इनसे पूरा इलाका बिफरा हुआ है। चंद जो जिन लोगों को इमाम शफीक से थोड़ा बहुत फ़ायदा है, वो लोग उनका साथ दे रहे हैं। कुछ गुंडे बदमाश भी हैं शामिल में, इस तरह के लोग। लिहाजा कलकत्ता के अवाम, कलकत्ता के दानिश्वर, कलकत्ता के इंटेलेक्चुअल, ये सब जो है बहुत बिफरे हुए हैं मौलाना शफीक कासमी से। लिहाजा मौलाना शफीक कासमी को हम तो ये कहेंगे कि 2 नायब इमाम हैं, दोनों को हटाया जाए, दोनों मौज़िन को भी पूरे तौर से नए सरे से, बिल्कुल नए तरीके से एक मुत्तकी और परहेजगार इमाम को परमानेंट लाया जाए, ताकि मस्जिद की जो हुर्मत है, मस्जिद का तकद्दुस जो है वो बहाल हो गए और मस्जिद का वकार बहाल हो गए। ऐसे लोगों को मस्जिद में जगह देनी नहीं चाहिए। और एक बात कहूँ पूरे हिंदुस्तान के बारे में, देखिए ये देश जो है सूफ़ी संतों और ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ नफ़रत की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ तो मोहब्बत ही मोहब्बत है ये। और ये सभी ने, हमारे सूफ़ी संतों और ऋषि मुनि ने हमें मोहब्बत का पैगाम दिया है। इस सिलसिले में मैं चंद शेर कहकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दे, नक्श दूई मिटा दें, नक्श दूई मिटा दें। गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दे, नक्श दूई मिटा दें। सूनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, सूनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, एक नया शिवाला इस देश में बना दें। दुनिया की तीरतों से ऊंचा हो अपना तीरथ, दुनिया की तीरतों से ऊंचा हो अपना तीरथ, दामान आसमां से उसका कलश मिला दें। हर सुबह उठ के गाए मंत्र वो मीठे मीठे, हर सुबह उठ के गाए मंत्र वो मीठे मीठे, सारे पुजारियों को मैं पीत की पिला दें। हर सुबह उठ के गाए मंत्र वो मीठे मीठे, सारे पुजारियों को मैं पीत की पिला दें। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। इसलिए प्रीत के गीत गाए जाओ, प्रीत के गीत गाए जाओ और हिंदुस्तान को संवारे जाओ, हिंदुस्तान को संवारे जाओ। ये जो लोग जो बैठे हुए हैं, इन लोगों से पूरे हिंदुस्तान को पाक करें। आइए हम सब हिंदुस्तानी मिलकर हम हिंदुस्तान को पाक करेंगे। तो नाजरीन, ख़ास मुलाकात में आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट के स्टूडियो से ये ख़ास मुलाकात जनाब मोहम्मद मुमताज़ साहब के साथ, जो कि शहर कलकत्ता के बहुत ही मशहूर समाजी कारकुन हैं। आप बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।